स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था पॉलिनेशन और आखिरी में पढ़ रखा है फर्टिलाइजेशन। तो जिन्होंने भी अभी तक इन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिलेगा लिंक और जल्द से जल्द इन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन से और फिर पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से। चलिए भाई टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। लगभग बहुत सी बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। आज हम लोग कुछ ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा सा डिटेल। तो देखते हैं भाई, सबसे पहली बात, किस डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहली बात आती है डिस्कवरी, कि भाई ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था। अगर डिस्कवरी की बात करेंगे तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। किसके द्वारा भाई? नवास्चिन। अब पूछा जाएगा कब डिस्कवर किया गया था, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 1898। कब भाई? 1898। अब पूछा जाए कि नवास्चिन ने किस पौधे पर, अगर पूछा जाए कि किस प्लांट पर इस डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया था, तो आंसर दीजिएगा आप लोग। दो प्लांट का नाम है लीलियम और दूसरा है फ्रिटिलेरिया। ध्यान से देखिएगा भाई दोनों प्लांट्स का नाम, कि डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया था नवास्चिन के द्वारा 1898 में। जिस प्लांट में किया गया था उस प्लांट का नाम है लीलियम और फ्रिटिलेरिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये बहुत ही स्पेशल इवेंट है एंजियोस्पर्म का। ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि ये एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल इवेंट है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, आखिर क्यों हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक एक करके चलिए भाई बातों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास था यहां पर फर्स्ट मेल गैमेट। ये हैप्लॉइड है, ये फ्यूजन करता है किसके साथ भाई? एग सेल के साथ। किसके साथ भाई? एग सेल। ये भी हैप्लॉइड है। इन दोनों के मिलने से बन जाता है जायगोट। क्या बन जाता है भाई? जायगोट, जो कि सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। भाई इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को कहा जाता है सिनगेमी। क्या कहा जाता है भाई? सिनगेमी। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे बताया। फिर कहते हैं अपने पास और एक मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट। ये भी हैप्लॉइड है। ये फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ भाई? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये क्या है भाई? टू है। कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो भाई इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से। कितने पोलर न्यूक्लियाई भाई? पोलर न्यूक्लियाई। और चलिए और एक बार लिख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। तो दोनों के मिलने से क्या बना भाई? डिप्लॉइड। अब कह रहे हैं कि इससे होगा क्या? इससे बनेगा आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होगा भाई? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं भाई? यहां पर देखिए दो न्यूक्लियस और एक तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, तो हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दिया गया भाई? ट्रिपल फ्यूजन। अब कह रहे हैं PEN से वापस बन जाएगा ये इंडोस्पर्म। क्या बनेगा भाई? इंडोस्पर्म। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो कह रहे हैं ये ट्रिपल फ्यूजन और ये फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में 2 बार यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार यहां न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए इसे नाम दिया गया है क्या भाई? इसे नाम दिया गया है डबल
फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया गया है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। कह रहे यहां जो बना हुआ अपने पास इंडोस्पर्म, यही हम लोगों को बनाना था। क्यों? क्योंकि जायगोट का डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो यही इंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। कहते हैं जायगोट बनने के बाद रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहां? रेस्टिंग फेज में चला जाता है जब तक कि इंडोस्पर्म ना बन जाए। जब अब इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको भाई? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जायगोट को, और फिर जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां बात साफ साफ है कि डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। क्या चीज के डेवलपमेंट के लिए भाई? जायगोट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यही था भाई अपना क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्ब्रियो के बारे में। चलिए भाई देखते हैं इम्ब्रियो के बारे में। सबसे पहले अपने पास बना हुआ है जायगोट। ध्यान से समझिएगा भाई, एकदम से सस्ते से तरीके से मैं बता रहा हूं। जायगोट क्या बताया भाई मैंने? जायगोट, ये जायगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जो कि एक ही सेल का बना होता है। एकदम से भाई दिलो दिमाग में बसा लीजिए, जायगोट 2 सेल का नहीं होता है। कितने सेल का होता है? 1 सेल का। कहते हैं जायगोट ग्रो करती है। क्या करती है भाई? ग्रोथ होती है जायगोट में, और अपने ही ऊपर में एक जायगोट के द्वारा एक लेयर का सिक्रीशन हो जाता है। किसका सिक्रीशन हो जाता है भाई? लेयर का। कहते हैं जब जायगोट लेयर के द्वारा सराउंड हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है oospore। क्या नाम दिया जा रहा है भाई? oospore। ये भी क्या है भाई? डिप्लॉयड है। अब कहते हैं कि इस oospore में होगी डिवीजन। क्या होगी भाई? डिवीजन। जैसे ही oospore में डिवीजन होता है ये 2 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा। कितना सेल भाई? 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है भाई, 2 सेल, एक सेल आपका किधर होगा? माइक्रोपाइल की तरफ, और दूसरा होगा चलाजा की तरफ। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा वो वाला सेल कहलाएगा बेसल सेल। क्या कहलाएगा भाई? बेसल सेल। और जो ऊपर की तरफ है उसे कहेंगे हम लोग एपिकल सेल। क्या कहेंगे भाई? एपिकल सेल। एकदम अभी सस्ते से लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिर मैं डिटेल में भी बताऊंगा थोड़ा। अब कहते हैं 2 सेल स्टेज में फिर डिवीजन होगी। अब ये 2 से बन जाएगा 4 सेल्ड स्टेज। कितने सेल का स्टेज बन गया भाई? 4 सेल्ड स्टेज। इस 4 सेल्ड स्टेज को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है भाई? क्वाड्रेंट स्टेज। क्या नाम दिया गया इस 4 सेल्ड स्टेज को? क्वाड्रेंट स्टेज। कहते हैं ये जो क्वाड्रेंट होता है ये टी शेप्ड होता है। कैसा होता है भाई? टी शेप्ड। कैसा होगा? टी शेप्ड। फिर अब 4 सेल के बाद फिर डिवीजन होगी तो 4 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा भाई? 8 सेल्ड स्टेज। ये क्या हो गया भाई? 8 सेल का बना स्टेज आ गया। इस 8 सेल्ड स्टेज को ऑक्टेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? ऑक्टेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब कहते हैं इस 8 सेल्ड वाले में, ध्यान से देखिएगा कि इस 8 सेल्ड वाले में फिर वापस से क्या हो जाएगी भाई? डिवीजन। जब 8 सेल वाले में डिवीजन होगी तो ये बन जाएगा 16 सेल्ड स्टेज। क्या बन जाएगा भाई? 16 सेल्ड स्टेज। 16 कोशिकाओं की बनी अवस्था। इसे नाम देते हैं ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो। क्या नाम देता है भाई? ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो। इस 16 सेल्ड स्टेज में अब भाई फिर वापस डिवीजन होगी और सेल्स का नंबर बढ़ेगा। सेल्स के नंबर बढ़ने से हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। किसका भाई? हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। ध्यान से देखिएगा, अभी क्या बन गया अपने पास? हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। कहते हैं कि इस हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो में 2 लोब होता है। कितना लोब पाया जाता है भाई? 2 लोब। तो कह रहे हैं 2 लोब यहां किस चीज का फॉर्मेशन करता है? यही 2 लोब आगे चलकर 2 कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा भाई? कॉटिलीडन का। इस इम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझिए थोड़ा भाई। सबसे पहले अपने पास है एक जायगोट
जो कि सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि ये जायगोट अब ग्रोथ करती है और अपने ही ऊपर एक लेयर का सिक्रीशन करती है। जब जायगोट लेयर के द्वारा सराउंड हो जाती है तो इसे नाम दिया गया है oospore। क्या नाम दिया गया है भाई? oospore। ये स्पोर भी डिप्लॉयड ही होगा, सारी की सारी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड ही होगी, क्योंकि यहां कहीं पर हम लोगों को मियोसिस डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि अब जब oospore में डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल्ड स्टेज बना। कितना सेल्ड भाई? 2 सेल। एक सेल को बेसल सेल कहते हैं और एक को कह रहे हैं एपिकल सेल। फिर आगे और डिवीजन होता है तो 4 सेल्ड स्टेज बनता है। इस 4 सेल्ड स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज भी कहा जाता है। कौन सा स्टेज भाई? क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है? 4 होता है। अब इस क्वाड्रेंट स्टेज का हम लोगों को शेप पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंट स्टेज किस शेप का होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा टी शेप्ड। कैसा भाई? टी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर कहते हैं डिवीजन होगा तो ये 8 सेल स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा भाई? 8 सेल वाला। इस 8 सेल वाले को ऑक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट का मतलब ही क्या होता है भाई? ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। फिर फर्दर डिवीजन से ये 16 सेल स्टेज बनाता है, जिसे हम लोग ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब 16 सेल स्टेज में फिर वापस डिवीजन होगी, सेल का नंबर बढ़ जाएगा और अब जो फॉर्मेशन होगा उसे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहा जाता है। कौन सा भाई? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में 2 लोब पाया जाता है। कितना लोब भाई? 2 लोब। कह रहे हैं 2 लोब आगे चलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? 2 कॉटिलीडन का। किसका भाई? 2 कॉटिलीडन का। तो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, ऐसा ही होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए भाई देखते हैं। चलिए भाई, अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। समझिएगा, मैंने फिगर बना रखा है, इसको आप अगर देखिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले अपने पास है जायगोट। देखिए भाई, दिख रहा है? सबसे पहले अपने पास क्या है? जायगोट। कहते हैं ये जायगोट क्या करता है भाई? तो फूड को एब्जॉर्ब करेगा और खुद के साइज को इंक्रीज करेगा और अपने ही ऊपर एक लेयर बना देता है। क्या बना देता है भाई? लेयर। तो इस लेयर के साथ जायगोट को नाम दिया गया है oospore। क्या नाम दिया गया भाई? oospore। ध्यान से याद रखिएगा। अब oospore में होता है डिवीजन। क्या होता है भाई? डिवीजन। जैसे ही oospore में डिवीजन होगा ये 2 सेल्ड स्टेज बनाएगा। कितने सेल्ड स्टेज भाई? 2 सेल्ड स्टेज। चलिए मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं 2 सेल्ड स्टेज। कह रहे हैं कि इधर हम लोग माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं चला जा। तो एक माइक्रोपाइलर इंड हो गया और ऊपर हो गया चलाजल इंड। याद रखिएगा, चलाजा बेस की तरफ होता है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ। मैंने फिगर उल्टा बनाया हुआ है। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो माइक्रोपाइल ऊपर मिलेगा और चलाजा नीचे। आप लोगों को समझ में आसानी से आए इसलिए मैंने यहां मेंशन तो वैसे कर ही दिया है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा कि माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल है उसे कहा गया बेसल या फिर सस्पेंसर सेल। क्या कहा गया भाई? बेसल या सस्पेंसर सेल। एकदम से क्वेश्चन आता है यहां से भाई, पूछेगा कि जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल है उसे क्या नाम दिया जाता है, या फिर बेसल सेल किस तरफ पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड? तो आंसर दीजिएगा माइक्रोपाइलर एंड। तो भाई जो चलाजा की तरफ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिकल, टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल सेल। क्लियर है भाई? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेल डिवीजन और होगी। अब 2 सेल से ये 4 सेल स्टेज हो गया। कितना सेल का स्टेज भाई? 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहा जाता है। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये टी शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड भाई? टी शेप्ड। अब कह रहे हैं कि यहां पर जो नीचे वाला सेल था माइक्रोपाइल की तरफ, ये स्वेल अप करेगा और इसको कहा जाएगा ह्यूस्टोरियल सेल। क्या कहा जाएगा भाई? ह्यूस्टोरियल सेल। और जो थोड़ा ऊपर की ओर एम्ब्रियो की तरफ है, एम्ब्रियोनल सेल की तरफ है, उसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस।
ये हाइपोफाइसिस जब रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा रूट कैप का। किसका भाई? रूट कैप। याद कीजिए क्लास 11 चैप्टर 5 रूट के ऊपर का कवर क्या कहा जाता था भाई? रूट कैप। अगर हम लोग बात करेंगे फिर फर्दर डिवीजन होगा, अब ये 8 सेल स्टेज हो जाएगा। कितने सेल का स्टेज भाई? 8 सेल स्टेज। कहते हैं ऐसे सेल जो चलाजा की तरफ मिलेगा। किसकी तरफ भाई? चलाजा की तरफ। उसे कहा जाता है एपीबैसल सेल। बैसल सेल के ऊपर है तो क्या बोला गया भाई? एपीबैसल सेल। और जो नीचे की तरफ है उसे कहा गया हाइपोबैसल सेल। यह भी पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे क्या कह रहा है भाई? हाइपोबैसल। और जो चलाजा की तरफ है उसे क्या कहा गया भाई? एपीबैसल। अब ये एपीबैसल सेल फर्दर प्ल्यूमूल का फॉर्मेशन करेगा। किसका भाई? प्ल्यूमूल का। ये जो एपीबैसल है फर्दर किस चीज का फॉर्मेशन करता है भाई? प्ल्यूमूल। जो कि प्ल्यूमूल आगे चलकर सूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका भाई? सूट। ये प्ल्यूमूल आगे चलकर क्या चीज में डेवलप हो जाएगा? सूट में। और ये रेडिकल आगे चलकर डेवलप हो जाएगा रूट में। किसमें भाई? रूट में। अब फिर 8 सेल के बाद 16 सेल स्टेज आती है जिसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहा जाता है। और फिर ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आगे चलकर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है। और ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में 2 लोब होता है। कितना लोब भाई? 2 लोब पाया जाता है। इस 2 लोब का आगे काम यही है कि 2 कॉटिलिडन बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? 2 कॉटिलिडन। अब इस कॉटिलिडन के बारे में अगर कोई पूछे तो बोलेगा स्टोर्स फूड। क्या स्टोर करता है भाई? फूड को स्टोर करता है। तभी तो हम लोग भी खा लेते हैं। याद कीजिए जिस भी आप दाल को खाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दाल में फूड स्टोर्ड है, तभी तो आप खा रहे हैं। तो सिंपली ये कॉटिलिडन का काम क्या भाई? फूड का स्टोरेज। ताकि जब सीड में जर्मिनेशन हो तो उस दौरान उसको भोजन सही से मिल पाए। अब एक बात याद रखिएगा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था? तो आंसर दीजिएगा हैंस्टीन। क्या दीजिएगा भाई? हैंस्टीन। यह भी याद रखिएगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जितने भी सेल्स आ रहे हैं सभी के सभी सेल्स मेरिस्टेमेटिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक क्या होता था? ऐसे सेल जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है उसे मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा नोट कर लीजिएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सीड को देखेंगे, देखिए भाई इस फिगर को, अगर हम लोग सीड को देखते हैं, देखिए भाई अगर हम लोग सीड देखते हैं, ये अगर रेडिकल है, क्या है? रेडिकल। तो ये रेडिकल आगे चलकर क्या बना देता है? रूट। और नीचे वाला मान लेते हैं हम लोग प्ल्यूमूल। क्या बनाते हैं भाई? प्ल्यूमूल। ये आगे चलकर क्या बनाएगा? सूट। फिर उल्टे में मत जाइएगा भाई कि ये तो उल्टा हो गया। मैंने कहा है कि ये प्रोसेस ही मैं उल्टा बता रहा हूं। अभी नॉर्मली जो सीड में आप जर्मिनेशन के बाद वो जो अंकुर निकला हुआ देख रहे हैं, वो ऊपर का जो दिख रहा है भाग, जो बड़ा वाला दिख रहा है, वो रूट फॉर्मेशन करेगा। और जो बाद में निकलेगा वो सूट का फॉर्मेशन करेगा। तो भाई रूट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ? रूट का फॉर्मेशन हुआ रेडिकल के द्वारा। तो सूट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ भाई? प्ल्यूमूल के द्वारा। किसके द्वारा? प्ल्यूमूल। अब इस रेडिकल और प्ल्यूमूल के बीच जो एक्सिस है, इस एक्सिस को नाम दिया जाता है, देखिएगा भाई, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम दिया जाता है भाई? एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखिएगा जो रूट का डेवलपमेंट कर रहा है वो रेडिकल है, जो सूट का डेवलपमेंट करेगा वो प्ल्यूमूल है। और इनके बीच का जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या नाम दिया जा रहा है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो 2 पार्ट में आपको लोब दिख रहा है, यही है कॉटिलिडन। क्या है भाई? कॉटिलिडन। अगर ये सीड है तो सीड के ऊपर में कवर भी होगा। क्या होगा भाई? कवर। ये बन गया सीड कोट। क्या बन गया भाई? सीड कोट। तो ध्यान से याद रखिएगा कि रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, सूट का फॉर्मेशन प्ल्यूमूल से होता है। रेडिकल और प्ल्यूमूल के बीच के एक्सिस को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या चीज में बदल जाता है भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कोई पूछे कि ओवरी फर्दर क्या चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो आंसर दीजिएगा फ्रूट में। क्या चीज में भाई? फ्रूट में।
अगर पूछे ओव्यूल क्या चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो आंसर दीजिएगा सीड में। किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? सीड में। अब देखिए भाई, हम तीन बातों को बता रहे हैं। सबसे पहला ट्रू फ्रूट, कि ये ट्रू फ्रूट क्या होता है। कहते हैं जब फ्रूट का डेवलपमेंट, किसका भाई? फ्रूट का डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड ओवरी शो, व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी, तो ऐसे को हम लोग नाम देते हैं ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैंगो। फिर हम नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो दूसरा है अपने पास फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट क्या है भाई? कि जब फ्रूट, व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम रेदर देन ओवरी, कहते हैं ओवरी के अलावा अगर कहीं से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए तो इसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एप्पल, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप कैश्यू। अब ये एप्पल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि एप्पल क्या चीज से डेवलप होता है, तो आंसर दीजिएगा थैलेमस। क्या आंसर दीजिएगा भाई? थैलेमस। तो ये था भाई ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब हमारे पास तीसरा और एक फ्रूट पढ़ना है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या पढ़ना है भाई? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, भाई ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? तो कहते हैं जब बिना फर्टिलाइजेशन के, अभी तक तो पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए तो इसे कहा जाता है ट्रू फ्रूट। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो क्या लिखेंगे भाई? व्हेन अनफर्टिलाइज्ड ovary develops into fruit, it is known as क्या भाई? पार्थेनोकार्पिक fruit, and this process is known as क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? पार्थेनोजेनेसिस। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिंपल सा आप लोग एग्जाम्पल दीजिए बनाना। क्या आंसर दीजिएगा भाई? बनाना। कि जब बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाए ओवरी से तो इसे नाम दिया जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा 3 टाइप्स का फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। चलिए कुछ और भी बातों को हम लोग जानते हैं। अब मोनोकॉट के सीड्स को एक बार देखिए। अभी डाइकॉट के बारे में तो मैंने बताया था, इधर भी कॉटिलीडन था, इधर भी, तो वो तो डाइकॉट था। अब थोड़ा सा मोनोकॉट के सीड के बारे में देख लेते हैं भाई। ये देखिए मैं मेज का सीड बना रहा हूं, मकई का। कहते हैं कि यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट में जो होता है वहां इंडोस्पर्म बचा रह जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो इंडोस्पर्म होता है वो जायगोट के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मोनोकॉट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बावजूद भी इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, जबकि डाइकॉट में जब जायगोट का डेवलपमेंट होता है उस दौरान सारा इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, मोनोकॉट में बचा रह जाता है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसको, इस फिगर को देखिए आप लोग। देखिए भाई ये हो गया सीड। इस सीड में ये आपका इंडोस्पर्म, क्या है भाई? इंडोस्पर्म। और ये नीचे वाला है कॉटिलीडन। अब ये मोनोकॉट का कॉटिलीडन है, इसे टर्म दिया जाता है स्क्यूटेलम। क्या नाम दिया जाता है भाई? स्क्यूटेलम। मोनोकॉट में कॉटिलीडन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं भाई? स्क्यूटेलम। अब कह रहे हैं
यहां कॉटिलीडन और इंडोस्पर्म के बीच में एक लेयर होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। इस लेयर का नाम देखिए भाई क्या है, इस लेयर का नाम है एल्यूरोन लेयर। ये जो यहां लेयर दिया है बीच में, इसे नाम क्या दे रहा है भाई, एल्यूरोन लेयर। ये भी पूछा जाता है कि मोनोकॉट में इंडोस्पर्म और कॉटिलीडन को सेपरेट करने वाला एक लेयर होता है, नाम बताइए। तो नाम देंगे एल्यूरोन लेयर। अब इसमें ही पाया जाएगा भाई कॉटिलीडन में एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो देखिए भाई हम बना देते हैं यहां एम्ब्रियो। देखिए भाई जो नीचे की तरफ है वो यहां पर है रेडिकल, और जो ऊपर की तरफ बना हुआ है वो है प्ल्यूमुल। प्ल्यूमुल आगे चलकर क्या डेवलप करेगा भाई, सूट को, और रेडिकल क्या डेवलप करेगा भाई, रूट को। कहते हैं यहां प्ल्यूमुल और रेडिकल के ऊपर में एक कवर पाया जाता है। इस प्ल्यूमुल के ऊपर के कवर को कहते हैं क्लियोप्टाइल। क्या कहते हैं भाई, क्लियोप्टाइल। इंपॉर्टेंट है कि प्ल्यूमुल के ऊपर जो कवर पाया जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, तो क्लियोप्टाइल। और रेडिकल के ऊपर जो कवर है उसे कहा जाता है कोलियोराइजा। क्या कहा जाता है भाई, कोलियोराइजा। याद रखिएगा, इसको ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, रेडिकल में आर है और कोलियोराइजा में भी क्या है, आर है। प्ल्यूमुल में पी है, क्लियोप्टाइल में भी क्या है, पी। तो ये हो गया भाई आपका मोनोकॉट का सीड। तो मोनोकॉट के सीड में जनरली इंडोस्पर्म पाया जाता है, इसलिए इसे इंडोस्पर्मस सीड कहा जाता है। जबकि डाइकॉट में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। पूछा जाए कि डाइकॉट में सीड में इंडोस्पर्म क्यों नहीं पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि डाइकॉट में जायगोट के डेवलपमेंट के दौरान जो इंडोस्पर्म था वो सारा का सारा क्या हो गया भाई, कंज्यूम हो गया, इसलिए उसमें इंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर हम लोग बात करें मोनोकॉट में, तो सारे इंडोस्पर्म का कंजम्पशन नहीं होता है, इस कारण से इसमें क्या देखने को मिलता है भाई, इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखते हैं सीड के बारे में। कहते हैं अगर सीड, देखिए भाई सीड की बात करेंगे तो सीड में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, तो सीड में सबसे पहला बात तो आपको मिलेगा सीड के ऊपर एक कवर, इस कवर को कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं भाई, सीड कोट। दूसरा आपको मिलेगा कॉटिलीडन। क्या मिलेगा भाई, कॉटिलीडन। और तीसरा मिलेगा एम्ब्रियो। क्या मिलेगा भाई, एम्ब्रियो। क्या मिलेगा, एम्ब्रियो। अब इस तीनों को आराम से देखिए, इस फोटो से समझिए, मैं यहां फोटो बना रहा हूं, देखिए ये हो गया भाई कॉटिलीडन। ये तो क्या हो गया, कॉटिलीडन। इसको अगर हम लोग क्या देते हैं प्ल्यूमुल, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, रेडिकल। इसके ऊपर का जो कवर है इसे क्या कहा जाएगा, सीड कोट। तो कहते हैं सीड कोट भी फर्दर 2 लेयर में बटा होता है। सीड कोट कितने लेयर में बटा होता है भाई, 2। अगर ये अपना सीड कोट है तो सीड कोट देखिए भाई कितने लेयर में बटा हुआ है, 2। एक ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला लेयर। कहते हैं बाहर वाले लेयर को नाम दिया जाता है, देखिएगा बाहर वाले को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टेस्टा। क्या नाम देते हैं भाई, टेस्टा। और अंदर वाले को नाम देते हैं टेगमेन। तो सीड कोट भी 2 पार्ट में बता होता है भाई, टेस्टा और कौन सा, टेगमेन। अगर कोई पूछे कि टेस्टा का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय, याद कीजिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ये किसके द्वारा, आउटर इंटेग्यूमेंट। अगर पूछे टेगमेन किसके द्वारा बनाया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, फॉर्म्ड बाय इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये तो था भाई अपना किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीड कोट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे कॉटिलीडन की। किसकी बात करेंगे भाई, कॉटिलीडन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉटिलीडन का काम क्या है, तो पहला आंसर दीजिएगा स्टोरेज ऑफ फूड। क्या आंसर देना भाई, स्टोरेज ऑफ फूड। फिर पूछा जाए कि स्टोरेज ऑफ फूड किसके लिए हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि स्टोरेज ऑफ फूड 2 तरीके के, दो टाइम पर काम आएगा। सबसे पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और दूसरा ये कब काम देगा, सीड जर्मिनेशन के दौरान। फिर आपके पास अगला है एम्ब्रियो,
कहते हैं इम्ब्रियो को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं भाई। सबसे पहला रेडिकल, और एक हो जाएगा प्ल्यूमुल, और जो बीच वाला है उसे क्या कहा जाता है, इम्ब्रियोनल एक्सिस। कहते हैं ये जो रेडिकल है फर्दर क्या चीज में डेवलप हो जाएगा भाई, रूट में। ये प्ल्यूमुल किस में डेवलप हो जाता है, सूट में, ठीक है। और बीच वाले को हम लोग क्या कह रहे हैं, इम्ब्रियोनल एक्सिस। अब कॉटिलीडन की अगर बात करी जाए, ध्यान से देखिएगा किसकी बात करी जा रही है, कॉटिलीडन की। अगर कॉटिलीडन का नंबर सीड में, किसमें भाई, इस सीड में अगर कॉटिलीडन का नंबर 1 होता है, कितना भाई, 1, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोकॉट। क्या कहते हैं भाई, मोनोकॉट। और अगर कॉटिलीडन का नंबर 2 हो, कितना भाई, 2, तो इसे कहा जाता है डाइकॉट। अब मोनोकॉट और डाइकॉट कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग सीड को देखिएगा तो कॉटिलीडन को देखकर पता चल जाएगा, लेकिन उतने अंदर तक बगैर गए भी जान सकते हैं। कैसे, अब पत्ते को देखिए, अगर पत्ते में, ध्यान से देखिए, अगर पत्ते में वेनेशन ऐसा सीधा सीधा पैरेलल वेनेशन मिले, क्या मिले भाई, पैरेलल वेनेशन, जैसे कि आपको बनाना में और ग्रास वगैरह में मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉट। क्या बोलेंगे भाई, मोनोकॉट। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा ग्रास, ठीक है भाई, एग्जांपल में हो जाएगा राइस। अब हम लोग डाइकॉट की बात करेंगे, तो यहां जो हम लोगों को लीफ मिलता है, इस लीफ में वेनेशन ऐसा रेटिकुलेट, जाली के जैसा बना होता है। किसके जैसा भाई, जाली के जैसा। तो एग्जांपल में आप यहां दे सकते हैं मैंगो, क्या दे सकते हैं भाई, मैंगो हो गया, बेनियन हो गया। मतलब बगैर सीड को देखे हम लोग बता सकते हैं कि मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट। क्या देखना है भाई, लीफ को। अगर पैरेलल वेनेशन है, वेन पैरेलली अरेंज्ड है, तो मोनोकॉट, और अगर वेन आपका रेटिकुलेट जाली का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाइकॉट। तो भाई इस तरीके से भी हम लोगों ने देखा सीड के बारे में, फिर पढ़ा कॉटिलीडन के बारे में, इसमें सीड कोट के बारे में, और इम्ब्रियो के बारे में। इम्ब्रियो के बारे में इसके पहले तो मैंने डिटेल में बताया ही है। अब देखते हैं भाई कुछ एग्जांपल्स को, ध्यान से देखिएगा। इंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड, जिस सीड में इंडोस्पर्म पाया जाता है उसे इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। अब एल्ब्यूमिनस सीड की बात करेंगे तो जनरली जितने भी मोनोकॉट होते हैं उन सभी में इंडोस्पर्म पाया जाता है, तो मोनोकॉट को आप इंडोस्पर्मस सीड भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं मोनोकॉट में भाई, वीट, राइस, मेज, कोकोनट और भी कई सारे। लेकिन डाइकॉट जनरली इंडोस्पर्म डाइकॉट में होता ही नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ प्लांट में पाया भी जाता है, जैसे कि कैस्टर और कॉटन। कौन कौन सा भाई, कैस्टर और कॉटन। फिर हम लोग देखते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, मतलब ऐसे सीड जिनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, इन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जनरली डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। एग्जांपल ग्राम हो गया, बीन हो गया, ककंबर हो गया, टेमरिंड हो गया, और भी बहुत। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट की, तो जनरली मोनोकॉट में इंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी मोनोकॉट हैं जिनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, जैसे मनी प्लांट और वेलिशनेरिया। कौन कौन सा भाई, मनी प्लांट और वेलिशनेरिया। फिर हम लोगों ने याद कीजिए पढ़ा था पेरिस्पर्म के बारे में, थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं कि न्यूसेलस भी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ में न्यूसेलस बचा रह जाता है, इसे रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस भी कहते हैं, और इसी को टर्म दिया गया पेरिस्पर्म। ये आपका पाया जाता है बीट रूट में। किसमें भाई, बीट रूट में, ठीक है। तो भाई ये था आपका एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो होगा अपना सीड जर्मिनेशन। क्या होगा भाई, सीड जर्मिनेशन, और फिर पढ़ेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक। तो भाई अगर आज आप लोगों को क्लास में सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और भाई बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।